जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो वर्तमान में चल रही एसएससी जीडी की परीक्षा में एक ट्रेंडिंग का कार्य कर रही है। उनको हम बारी बारी से देखने वाले हैं, सारी पंचवर्षीय योजनाओं को। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करें तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण वीडियो को। देख लेते हैं पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में प्रारंभ हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया। इसे भारत के प्रथम पंच प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया। एक युवा अर्थशास्त्री के एन राज ने तर्क दिया कि भारत को पहले 2 दशकों के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए। इससे मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें बांधों और सिंचाई में निवेश शामिल था। उदाहरण के लिए भाखड़ा नालंदा बांध के लिए भारी आवंटन किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी दोस्तों, वो हेरर मॉडल जो था डोमर मॉडल पर आधारित थी। इससे इससे बचत बढ़ाने के लिए अधिकार पर जोर दिया गया था। 1956 के अंत तक 5 भारतीय औद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर जो थी 2.1%, जबकि प्राप्त विकास दर 3.6% थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को समझें तो 1956 से 61 के बीच रही। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्रों पर बल दिया। मतलब यहाँ से हमें याद रखना है कि जो उद्योगों का विकास द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजन का कार्य जो था पीवी महालनोबिस के नेतृत्व में हुआ। तो यहाँ से पता चला कि ये पीवी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इससे त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया गया। इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क अधिरोपित किया। लक्षित वृद्धि दर पर 4.5% थी, जबकि वास्तविक विकास पर अपेक्षा से थोड़ी कम यानी 4.27% थी। ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस उतना ही याद रखना है। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 66 के बीच थे, इसमें आपको कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। राज्यों को विकास संबंधी अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गए। उदाहरण, राज्यों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व दिया गया। जमीनी स्तर पर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको याद रखना कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही पंचायत चुनाव की शुरुआत हुई थी। लक्षित वृद्धि दर 5.6, जबकि वास्तविक वृद्धि दर केवल 2.4% रही। तो ये ज़्यादा नहीं रखना है। इसने तीसरी योजना की विफलता का संकेत दिया और सरकार को योजना अवकाश यानी 1966, 67 से 58 और 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी। चीन भारत युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे, जिसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना थोड़ी सी विफल हो गई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 1969 से 74 के बीच रही थी। यहीं से थोड़ा लॉजिकल प्रश्न पूछा कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध था वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि 1971 में युद्ध हुआ था। तो ये जो सन चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान ही मिलती है। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था तथा इसके माध्यम से पिछली विफलता में सुधार करने का प्रयास किया गया। ये गाडगिल फार्मूले के आधार पर आधारित है, याद रखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट चतुर्थ वाली। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था, जिसमें हरित क्रांति को बढ़ावा मिला था। सूखा संभावित क्षेत्र कार्य भी शुरू किया गया था और इस योजना में जो वृद्धि दर थी 5.6 थी, जबकि वास्तविक रूप से 3.6% थी। पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के बीच, इससे रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। यानी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन पर जोर देना था। वर्ष 1975 में वित्तीय आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे महत्वपूर्ण सरकारी बिजली उत्पादन और पारेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसमें लक्षित दर याद रखने की जरूरत नहीं है। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकता प्रदान करना था, MNP को DP दर द्वारा तैयार किया गया था।
वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज किया था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। रोलिंग मॉडल आया उसी बीच 1978 से 80 के बीच में। यह अस्थिरता का दौर था। जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज किया और नई 6ठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत पेश की। बदले में वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे खारिज किया गया था। एक रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजनाओं से है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। परिणाम स्वरूप इस पूरी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों को अपडेट किया जाता है। 6ठी पंचवर्षीय योजना जो 1980 से 85 के बीच रही, इसमें मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया। इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया। जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन शुरू किया गया था। ये इसी 6ठी पंचवर्षीय योजना में इम्पोर्टेंट है। सुब्रमण्यम स्वामी की सिफारिश पर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की जो स्थापना थी वो 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 90 के बीच में रही, यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत हुई थी। इससे औद्योगिकरण के विकास में माध्यम से औद्योगिकरण उत्पाद के स्तर में सुधार पर जोर दिया गया। अन्य उद्देश्यों में आर्थिक उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए रोजगार सृजन किया शामिल था। 6ठी पंचवर्षीय योजना के परिणामों ने 7वीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान दिया। इससे गरीबी विरोधी कार्यक्रम, आधुनिक औद्योगिकरण के उपयोग और भारत की एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसने वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए पूर्व अपेक्षित लक्ष्यों को प्रदान करने के लिए केंद्रित किया। वार्षिक योजना इसी बीच में 8वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1990 में शुरू नहीं की गई थी और बाद में जो था बाद के वर्षों में 1990 से 91 और 91 से 92 को वार्षिक योजना के रूप में माना गया था। इसका कारण काफ़ी हद तक आर्थिक अस्थिरता थी। भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की इसी वक्त जो है शुरुआत की गई थी। 6ठी पंचवर्षीय योजना में 8वीं योजना ने उद्देश्यों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। 1 जनवरी 1995 को भारत ने जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था और ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, पर्यटन को मजबूत करना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना आदि थे। इससे विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लक्षित वृद्धि दर पर 5.6 थी लेकिन वास्तविक वृद्धि दर पर 6.8 रही। नवी पंचवर्षीय योजना इससे स्वतंत्रता के बाद भारत में 50 वर्षों को चिन्हित किया जो अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद को नेतृत्व दिया था। इससे गरीबी को पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों हेतु समर्थन की पेशकश की और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के मामले में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को संयुक्त रूप से प्रयासित किया था। लाइन इम्पोर्टेंट है। तीव्र विकास और लोगों के जीवन की गुणवत्ता के भी संबोधन को इसमें खास याद नहीं रखना, थोड़ा पढ़ना है आपको बस। 10वीं पंचवर्षीय योजना इस योजना की विशेषताओं को समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना इसका कार्य था। इसके प्रति जो था 8% GDP विकास दर का लक्ष्य रखा था। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। बाकी इसमें आपको और भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में देखें, 11वीं पंचवर्षीय योजना उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और दूरदर्श शिक्षा के साथ IT स्थानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उद्देश्य के साथ महत्वपूर्ण थी। उदाहरण के लिए वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया था जो वर्ष 2010 में लागू हुआ था। इससे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया था। ठीक है। इसकी मुख्य विषय वस्तु तीव्र और अधिक समावेशी थी। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक समानता में कमी थी। इसकी रूपरेखा जो थी रंगराजन समिति की सिफारिश पर हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन हो जाती है। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया था। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था।
12वीं पंचवर्षीय योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस योजना की विषय वस्तु तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास करना था। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्र एवं सतत विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी गाँवों को बिजली आपूर्ति प्रदान कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश में संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना तथा उच्च शिक्षा पर पहुंच में सुधार करना था। इसके अलावा हर वर्ष 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्रों में वो बढ़ावा और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना इसके मुख्य उद्देश्य थे। तो ये थी प्रमुख योजनाएं। मुझे आशा करता हूँ कि आप लोगों को परीक्षा में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, तो एक बार इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। धन्यवाद।